गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो आपका जल है और जल को संरक्षण करने के क्या उपाय हैं। इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन किया है उन पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने उस चीज़ को अंडरलाइन किया है और वही पॉइंट अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। देखिए सारे मेथड मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ पर जल संचयन एवं पुनर्भरण कितने तरीके से जल को संचयन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिया है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी और ये जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोई टॉपिक की तरफ। ये हमारा है, देखिए यहाँ पर लिखा है जल क्या है। जल हमारा जीवन है और जल के द्वारा ही हमारी शरीर की और हमारे आवश्यकताओं की, यानी हमारे जो जल है हमारे लिए क्या है, एक आधार है। यानी हमारे पेड़ पौधों जीव जंतुओं सबके लिए जीवन संभव है जल के द्वारा ही, और जल के बिना जीवन असंभव है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल जो होता है कितने रूपों में मिलता है। तो जल ही एक ऐसा होता है जो 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में होता है। तो याद रखना, ठोस के रूप में पहाड़ों पर जमी बर्फ जल के रूप में होता है, और द्रव के रूप में नदियों, तालाबों, झरनों में जो पानी होता है, और गैस के रूप में जो हमारा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का जल का गैसीय रूप होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमारा नेक्स्ट पे आते हैं, जल के क्या स्रोत होते हैं। क्या हैं जल के क्या स्रोत होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर ही एक ऐसा, पृथ्वी कहाँ गया, पृथ्वी ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर है पृथ्वी पर जल के, क्या लिखा है यहाँ पर, पृथ्वी के पर जल के भंडार को ही क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। और यह महासागर, झील, नदियों के रूप में ये पाए जाते हैं। और देखिए 97% भाग क्या है, समुद्री जल है। 97% भाग केवल समुद्री जल है, और शेष जो 2.4% है वो हिमनद यानी बर्फ़ के रूप में चोटियों पर पाए जाते हैं, और जो 0.6% है वो नदियों, झीलों और तालाबों में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मृदा जल, झील, तालाब और पोखरों में जो स्थित जल होता है मीठा और ताज़ा होता है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जल, झील, तालाब और पोखरों में जो होते हैं उनका जल कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन क्या है उसमें अधिक दूषित हो जाने के कारण वो पीने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि प्रदूषण उसमें भी बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट बात पे आते हैं, पृथ्वी पर जल कितने स्रोतों में मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धरातल के रूप में, भूमिगत के रूप में और हिमनद के रूप में, ये तीनों पॉइंट याद रखना। ये पृथ्वी जल का निम्नलिखित स्रोत होता है, धरातल, भूमिगत, हिमनद। अब इन तीनों को देखते हैं बारी बारी से। देखिए धरातल के रूप में है। अब यहाँ पर धरातल के रूप में जो पाया जाता है क्या होता है, समुद्र का जल। क्या यहाँ पर समुद्र जो होता है ये धरातल के रूप में होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल होता है अधिकांश भाग महासागरों और सागरों में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। और समुद्र का जल जो होता है कैसा होता है, खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं रहता है। और समुद्र में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ये जीव समुद्र में रहने वाले अनुकूलित होते हैं उनके लिए, समुद्र में रहते हैं। तो देखिए, और समुद्री जीव जंतुओं के लिए जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है समुद्र में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। तो आपको याद करना, धरातलीय स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, समुद्र आता है, नदी, तालाब और झील आते हैं। तो याद रखना। और ये भी पॉइंट है, नदी, झील और तालाब का जो जल होता है क्या होते हैं, मीठे जल का स्रोत होते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, झील खारे पानी की भी होती है, खारे पानी की भी झील होती है। और ये भी याद रखना। अब है इसमें नदियों के जल का स्रोत प्रायः हिमनद, झरना और वर्षा का जल होता है। अधिकांश नदियों का जल दिन पर दिन मानव के द्वारा गंदा किया जा रहा है, और हमें इन नदियों को स्वच्छ रखने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है, जो हमारे यहाँ गंगा नदी का है, नाम तो सुना ही होगा कि जो प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और वहाँ पे मिलती हैं, इसलिए उसको संगम कहते हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं, और गंगा और इन दोनों मुख्य नदियों के साथ ही अन्य नदियों का जल भी इतना अधिक प्रदूषित है कि पीने लायक नहीं है। तो ये हमारे हो गए किसके लिए, धरातलीय स्रोत। अब आते हैं भूमिगत स्रोत पर। अब देखिए जो भूमिगत स्रोत है, ये हमारा जो भूमिगत स्रोत में है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे, रिस कर यानी धीरे धीरे जाने जाता है, इसी को क्या कहते हैं, भूमिगत, यानी जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब इसको हम किसके रूप में लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है
कुआँ, हैंडपंप आदि के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं, जो हमारा भूमिगत जल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्या है जल पुनर्भरण या रिचार्ज किसे कहते हैं? जल पुनर्भरण या रिचार्ज किसे कहते हैं? तो वर्षा के जल को तालाबों, झीलों और बांधों एवं खेतों में रोककर भी भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और यानी उस जो भूजल के स्तर को बढ़ाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जल रिचार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? जल देखिए हमारा भूमिगत ये जल है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर भी है हैंडपंप, जहाँ वहाँ नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे नालियाँ हो, सीवर लाइन जा रही हो, जिससे वहाँ ऐसा होगा तो वहाँ पे जो पानी होगा वो गंदा रहेगा, दूषित रहेगा और उसको जो पिएंगे उससे रोग, जल से संबंधित रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। अब तीसरा जो जल का स्रोत है हिमनद है। क्या है? हिमनद है। यानी पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय और जो ध्रुवीय क्षेत्र पर जो जल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो हिमनद के रूप में होते हैं। और ये बर्फ पिघल कर डालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती हैं और नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। यह पृथ्वी की जो धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है और जल प्रायः स्वच्छ एवं मीठा होता है। कौन सा? हिमनद का। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमारा है कि जल का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये तो आप पढ़ ही सकते हैं कि कृषि में उपयोग करते हैं, औद्योगिक में करते हैं। और देखिए जो कृषि में उपयोग करते हैं जिसमें से 70% क्या है सिंचाई में प्रयोग किया जाता है पानी। और देखिए नेक्स्ट हमारा है इसमें औद्योगिक क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों एवं दवाओं को बनाने में जल का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं घरेलू कार्यों में, मनोरंजन के कार्यों में इसको करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देखिए भर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला इसको मैंने नहीं किया, आप आसानी से भर सकते हो, इजी है। आप भर के इसको देखिएगा और व्हाट्सएप पे और हमारे टेलीग्राम पर इसको सेंड करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जल संचयन एवं पुनर्भरण। वहाँ आपने स्रोत पढ़ लिया, क्या क्या स्रोत हैं, किसमें क्या क्या अंतर्गत आते हैं। अब ये जल जो हमारा है, जल हमारी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, इसका जो ज़मीनी स्तर पे उसका भी घटता जा रहा है। और हम ऐसा समय आएगा कि हम जल के बिना कह सकते रहना पड़ेगा, कह सकते हैं बिना जल के जीवन असंभव है। तो आने वाली परिस्थिति, आने वाले दिनों में हमें इससे काफ़ी जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये जल संचयन एवं पुनर्भरण है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ कहानी के रूप में दिया गया है, यहाँ पर मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है? पानी से घिरा हुआ है। और देखिए यहाँ पर पृथ्वी का 3/4 भाग जो जल है, जिसका अधिकांश भाग 97% समुद्र में पाया जाता है। 97% केवल समुद्र में पाया, मतलब 97 टोटल पूरा पानी कहाँ पे पाया जाता है? समुद्र में। और उसके बाद हिमनद के रूप में पर्वत चोटियों ध्रुवों पर पाए जाने वाला का भी प्रयोग अपनी आवश्यकता को में सीधे नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो पीने योग्य जल होता है वो हमारा बहुत ही कम मात्रा में, न्यून मात्रा में है, जिसको हमें सजा कर रखना है। तो इसके लिए ये मुहिम किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 3% केवल शुद्ध जल है और 97% हमारा समुद्र का खारा पानी का जल है। तो ये भी आपको जानना है कितना पीने हो, केवल 3% शुद्ध जल है और समुद्री जल कितना है? 97% है। तो ये भी सब आप याद रखिए। अब आता है संचयन पुनर्भरण के क्या तरीके हैं। तो यानी हमें जल को रखना है, अच्छे से कह सकते सजो के रखना है, पुनर्भरण करना है, जल को रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के लिए कई तरीके हैं। तो देखिए यहाँ पर है संचयन एवं पुनर्भरण। क्या लिखा है? संचयन एवं पुनर्भरण। यानी हमारी धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है और जहाँ रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। और इससे क्या होता है? जो जल होता है प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। यानी जब भूमि के अंदर ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिस कर जाने लगता है, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक पुनर्भरण। और यह पुनर्भरण कैसे होता है? वर्षा के द्वारा, जल द्वारा, तालाबों, झीलों, बांधों के द्वारा, खेत सिंचाई आदि से जो होता है अपने आप होता रहता है। ये भी एक तरीका आपका हो गया, पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर है तालाब, पोखर। क्या है? तालाब, पोखर, बांध आदि बनाकर जब वर्षा के जल को हम रोक कर रखते हैं तो उसे ही वर्षा जल संचयन कहते हैं। यानी जब हम वर्षा को वहाँ पोखर के रूप में, तालाब के रूप में, बांध के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं उसे बोलते हैं वर्षा जल संचयन। अब देखिए कृत्रिम पुनर्भरण करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि कृत्रिम पुनर्भरण करेंगे तभी जो है हमारे जल की पूर्ति होगी, हमें सही समय पर जल मिलता रहेगा, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या दिया गया है कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी हमें वर्षा जल की आवश्यकता? कि जल का जो स्तर है भूमि का, वो उसको गिरावट पे कमी लाने के लिए, जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधार करने के लिए और इसके साथ साथ पुराने कुओं, तालाबों, झीलों आदि को साफ करने के लिए,
पुनर्भरण संरचनाओं को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर विधियाँ, यानी जल संचरण के लिए पुनर्भरण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो देखिए इसे कृत्रिम कृत्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम पुनः अब तक आपने क्या पढ़ा? प्राकृतिक पढ़ा, जिसमें वर्षा के द्वारा जो है जल ज़मीन के नीचे चला जाता है, जो ऑटोमेटिक उसको फिल करता रहता है। जो कृत्रिम में हमें आवश्यकता है कृत्रिम पुनर्भरण जल की, जिसके लिए हम जल के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं और हमें पर्याप्त रूप में जल मिलता रहेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है पुनर्भरण। क्या है पहला तरीका? क्या है? पुनर्भरण का, जिसको हम गड्ढा या छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना। छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना। तो शहरी क्षेत्रों में मकानों की छत से वर्षा जल को गड्ढे में इकट्ठा कर प्रयोग में लाया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों के लिए विधि अधिक अधिक उपयोगी होती है। अब देखिए पुनर्भरण पिट किसी भी आकार का हो सकता है। सामान्यतः यह पिट 1 से 2 मीटर चौड़ा हो सकता है, 2 से 3 मीटर चौड़ा, 2 से 3 मीटर गहरा बनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर इसकी साइज़ दी गई है। और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? बोल्डर पत्थर के टुकड़े, उसके ऊपर मध्य से बजरी के ऊपर मोटी परत रेत की भरी जाती है और फिर उसके ऊपर जो है वर्षा का जल संचयन किया जाता है। ये इसके तरीके हैं। तो सबसे पहले आप जानना, पुनर्भरण पिट क्या है? गड्ढा के द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल को संचयन करना। तो ये कृत्रिम विधि है। अब देखिए यहाँ पर और भी है। दूसरा है खाई के द्वारा। क्या है? खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा का जल। अब खाई के द्वारा इसमें क्या है कि जो मकान की छत से प्राप्त होने वाला वर्षा जल है उसको 0.5 से लेकर 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी और 10 से 20 मीटर लंबी हो सकती है। इसमें हम जल को संचयन करने का काम करते हैं। एक सेकेंड, ये चला गया है। हाँ देखिए यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे इसको। यहाँ पर था खाई के द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया गया है आपके सामने कि वर्षा जल का खाई के द्वारा क्या कर रहे हैं? संचयन करना, यानी पुनर्भरण कर रहे हैं। तो रेत रोड़ी या रोड़ी से भरी रिचार्ज खाई होती है। देखिए यहाँ पर वर्षा के पानी को इस खाई में इकट्ठा करने की छत से पानी को पाइप के द्वारा नीचे ज़मीन में गिराते हैं, बने गड्ढे में भरते हैं और गड्ढे के तल में सबसे नीचे 5 से 20 सेंटीमीटर पत्थर की गिट्टी, बीच में से 5 से 10 मिलीमीटर बजरी, सबसे ऊपर मोटी बालू और इसके बाद भर देते हैं, जिससे छत का जो पानी है पाइप के द्वारा गड्ढे से छनकर खाई में इकट्ठा होता जाता है और फिर से क्या होता है और यह पानी जो है विधियों और इसके बाद इस विधियों दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। तो ये विधि क्या हो गई? खाई के द्वारा छत से प्राप्त, यानी जो भर जाता है उसको पाइप के नीचे गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में रखते हैं। ये जो कंकड़ या पत्थर डालते किस डालते हैं? इसमें जो जल होता है वो मतलब कि उसको छनता जाता है, इसीलिए वहाँ पर गड्ढे या गिट्टी या मोरंग या बालू उसमें रखते जाते हैं। अब देखिए तीसरा मेथड है यहाँ पर नलकूप के द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल को संचयन की विधि। नलकूप के द्वारा यानी जो जल संचयन होता है छत पर, उसको क्या करते हैं? उसको एक पाइप लगा देते हैं। अब पाइप से यहाँ पर नीचे उस स्थान पर पाइप के माध्यम से डालते हैं जहाँ पर नलकूप का जो पानी है वहाँ पर बोरिंग बहुत मतलब कि बहुत नीचे है और पानी का स्तर बहुत नीचे है। तो वहाँ पे यानी भूमि के अंदर के ऐसे जलाशय को भरने के लिए करते हैं जहाँ पर जो सूखा हो या वहाँ पे पानी की कमी हो, उस स्थान पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और पहली विधि यह कि छत के नीचे, यानी पहली विधि यह है कि जो छत के पानी को नलकूप के द्वारा नीचे जलाशय में ले जाने के लिए वर्षा जल को एक टी आकार के पाइप में फिल्टर लगाकर छत का पानी नलकूप में डाला जाता है। देखिए यहाँ पर है जो आपका मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर छत से पानी आपका आ रहा है एक पाइप के माध्यम से, फिर यहाँ से नीचे चला जाता है वो पाइप के माध्यम से और उस स्थान को भरता है जहाँ पर जल का स्तर नीचा हो। तो ये चीज़ें हो गई आपका। अब इसमें है दूसरी विधि इसी में है कि छत के नीचे पाइप के द्वारा पहले बताए गए पत्थर के टुकड़े, बजरी, मोटी बालू और गड्ढे से साफ करके पानी को नलकूप में डाला जाता है। तो जिससे जो नल में पानी नहीं आ रहा था वो नल में पानी आने लगेगा। तो ये मेथड हो गया। अब आता है गली प्लग के द्वारा वर्षा जल का संचयन करना। क्या है? गली प्लग के द्वारा, यानी जो ये कहाँ पे होता है? पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। और गली प्लग का निर्माण स्थानीय जो पत्थर जैसे चिकनी मिट्टी, झाड़ियों का उपयोग कर वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से सकरे बहते हुए नालों जल धाराओं को बांध कर किया जाता है। देखिए यहाँ पर किनारे किनारे ये नाली बांध देते हैं और बीच में पानी जाता रहता है, भरता रहता है। तो ये मेथड होता है गली प्लग द्वारा वर्षा जल का संचयन करना। अब आता है कंटूर मेथड। ये क्वेश्चन आपका आता है कंटूर और चेक डैम। देखिए कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन करना, यानी जहाँ पर कम वर्षा वाले स्थानों पर, कहाँ कम वर्षा वाले स्थानों के लिए विधि सबसे उपयुक्त होती है।
इस विधि से वर्षा का जल सामान्य ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ बांध बनाकर किया जाता है। देखिए यहाँ पर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और बीच में क्या है, पानी है। तो यहाँ पर ऐसे यानी जहाँ पर वर्षा के जल का स्तर बहुत कम होता है, वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ बांध बनाकर रखते हैं, इसे बोलते हैं कंटूर मेथड, यानी वर्षा के जल का संचयन करना। और इसमें वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग किया जाता है, फसलों को पानी में उपलब्ध हो सकता है, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? ये कंटूर मेथड के द्वारा। अब इसमें आता है चेक डैम। चेक डैम क्या होता है? चेक बनाते करते हैं, जैसे इसमें है कि चेक डैम का जो उपयोग होता है बहुत कम ढलान वाली छोटी जाल धाराओं पर किया जाता है और इस विधि के द्वारा संचित जल अधिकतर नालों के बहाव क्षेत्र में इकट्ठा रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर से कम होती है, अतः पानी अधिक होने पर दीवार के ऊपर से बह जाता है। तो ये होता है हमारा चेक डैम मेथड। तो ये और देखिए इसमें सीमेंट की बोरियां भी डाल देते हैं। चेक डैम में सीमेंट की बोरियां डाल करके इसको रोक लेते हैं जिससे जल को संचित किया जा सके। तो ये चेक डैम या नाला बांध के द्वारा नाला को बांध करके वर्षा के जल को संचयन करते हैं। इसका चित्र नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है गैवियन बांध के द्वारा। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। गैवियन बांध के द्वारा यानी पानी के बहते हुए चौड़े नाले के बीचों बीच पत्थर के बोल्डर को डालकर उसे लोहे के जाल से ढक देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बर्फ़, ये क्या है, ये पत्थर है, पत्थर है और बीच में इधर भी पानी, इधर भी पानी, ये पानी है। तो इसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पर बोल्डर यानी पत्थर के बोल्डर डाल करके लोहे की जाल से इसको ढक देते हैं और लोहे की जाल पत्थर टुकड़े को बहने से रोकते रहे। जो लोहे का जाल यहाँ पर पड़ा रहता है वो क्या होता है, पत्थर के टुकड़े जाने ना पाएँ, बहने ना पाएँ, तो इसको रोक कर रखने का काम करते हैं। और मिट्टी का कचरा पत्थर के टुकड़ों के बीच में जम जाता है जिससे बांध और मजबूत हो जाता है। तो ये हो गया गैवियन बांध के द्वारा वर्षा के जल का संचयन करना। अब हमारा इसमें आता है पुनर्भरण कुओं के द्वारा। पुनर्भरण कुओं के द्वारा यानी जो कुआं सूख गया है, जो कुआं चल नहीं रहा है, उस स्थान में उस कुएं में पानी को संचयन करना ही पुनर्भरण कुआं द्वारा वर्षा जल संचयन कहलाता है। और इसमें पढ़ना होगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पुनर्भरण जल कचरे से रहित होना चाहिए, कुएं के जल में समय समय पर क्लोरीन डालते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्या सरकार के द्वारा जल पुनर्भरण संचयन हेतु निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई है। इसमें देखिए सभी गांवों के तालाबों पोखरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना, 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर भर के जल संग्रह क्षेत्र में कम से कम 1 चेक डैम का निर्माण करना, सभी पेयजल कुओं को पुनर्भरण संरचना उपलब्ध कराना। तो और पेयजल वाले कुओं से 200 मीटर से कम की दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। और इसमें अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, टोटल इसका निचोड़। इसमें क्या है कि मनुष्य के भार का 70% भाग क्या है, जल है। समुद्र में 97%, पीने योग्य 3%। याद रखना, इसमें से यदि 1% शरीर में कमी हो जाए तो व्यक्ति को प्यास होना महसूस होने लगता है, और यदि 5% कमी हो जाए तो व्यक्ति की त्वचा सिकुड़ने लगती है, और यदि 15% शरीर में कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, व्यक्ति की मृत्यु कब हो जाती है, 15 साल बाद, जब 15% जल की कमी हो जाती है। कब? जब 15% की कमी हो जाती है तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्थिति हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, बाल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट इसमें है जल नीति। क्या है इसमें? जल नीति। अब देखिए यहाँ पर जो जल नीति है, कब है? 1900 यहाँ पर आई थी, 1987 को आई थी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1987 को आई थी जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। याद रखना, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई है, और जल नीति के ही आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जल नीति बनाई है। और राष्ट्रीय जल नीति जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है, ये याद रखना आप लोग। और देखिए यहाँ पर इसको आप क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए, इसको भरिए खुद, और मैंने आपको डाल दिया है। इसको देखिए यहाँ पर ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन है, इसको मिलान करिएगा और हमारे टेलीग्राम पर आप भेज दीजिएगा, और मैं इसका लिंक PDF आपको सेंड कर दूँगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।